जय हिंद। वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। मैं मनीष सेप्टा। बच्चों, आज हम PT04 का पेपर 1 डिस्कस करने वाले हैं। पेपर के लेवल की अगर आप बात करें, पेपर 1 इज़ अ लिटिल बिट गुडर देन पेपर 2। पेपर 2 थोड़ा आसान था, पेपर 1 थोड़ा सा उससे बेटर था। और सवालों की अगर आप बात करेंगे तो मोर देन वन ऑब्जेक्टेड सवाल थोड़े से दिक्कत वाले हो सकते हैं, बिकॉज कई बार वो सिचुएशन थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है। पर सवाल बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। आइए अपने वन बाय वन सभी सवालों को देखते हैं। बच्चों, सबसे पहला सवाल था आपके पास में, उसमें ऐसे बोला गया कि आपके पास में ऐसे करके कोई ट्यूब है, ऐसे करके कोई ट्यूब बना रखी थी इसने, ऐसे ऐसे करके कुछ ट्यूब दिखा रखा था आपको। ठीक है, 3 पॉइंट बताए थे। इस पॉइंट का नाम ए था। यहाँ पे बच्चों एक पिस्टन था आपके पास में, ऐसे पिस्टन। और यहाँ पे एक पॉइंट है, उसका नाम आपके पास में बी है। और यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका नाम आपके पास में सी है। ठीक, अब अगर आप देखेंगे इसका एरिया कितना है आपके पास में, इसका एरिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया अगर हम चेक करेंगे तो इसका एरिया कितना है 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका एरिया कितना है आपके पास में, दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा एरिया है आपके पास में। और यहाँ पे ऐसे कुछ हाइट तक इसके अंदर लिक्विड ऐसे चढ़ा हुआ है। ठीक, ये वाली हाइट आपके पास में कुछ एच हो गया। और यहाँ से ऐसे लिक्विड कुछ बाहर आ रहा है। ठीक, अब आप देखिए, आपको क्या बोला गया कि a glass tube has 3 different cross section area with the value indicated in the figure. The piston at the left end of the tube exert a pressure so that the mercury within the tube flow from the right end with the speed. यहाँ पे जो लिक्विड की स्पीड है वो कितनी है बच्चों आपके पास में, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम सबसे पहले प्रेशर एट पॉइंट ए इज कितना होगा। यहाँ पे प्रेशर पूछा। सबसे पहले मैंने देखा वेलोसिटी एट ए कैसे निकालूंगा, तो मैंने इसका एरिया लिखा 12 मल्टीप्लाई वी ए इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई ये 8 वेलोसिटी होगी और एरिया कितना है 6 मीटर स्क्वायर। सही, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिख दिया। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 किया, तो यहाँ पे एरिया था 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ की वेलोसिटी इज इक्वल टू यहाँ का एरिया था 6 मल्टीप्लाई इसकी वेलोसिटी। अगर आपने देखा तो बच्चों ये बन गया कुछ VA आ गया कितना 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे जो लिक्विड की वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड होगी। अब आप यहाँ पे और यहाँ पे बर्नौली लगा लीजिए, तो यहाँ का प्रेशर बोल दिया PA प्लस हाफ रो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू वहां का प्रेशर कितना आ गया PC। पीसी वो तो गिवन ही है आपको, जस्ट ये लिक्विड बाहर आ रहा है इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है बाहर वाले का पी नॉट प्लस हाफ रो मल्टीप्लाई 64। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास से पीए कितना आ गया, तो पीए आ गया आपके पास में पी नॉट प्लस 32 रो और प्लस माइनस 8 रो। कितना आ गया बच्चों, पी नॉट प्लस ये बन गया आपके पास में 24 रो। अच्छा, अब रो की वैल्यू सवाल में गिवन है आपको, दैट इज 1.36। तो ये कितना बन गया, पी नोट की वैल्यू पुट कीजिए 1.01 10 टू द पावर 5 प्लस ये एक्सप्रेशन है आपके पास में, दैट इज 1.36 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड 24। अब बच्चों को सोल्व करिए तो ये प्रेशर कुछ ऐसा आ रहा है, दैट इज 4.27 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 25 पास्कल। इसका मतलब यहाँ का जो प्रेशर होगा वो ए ऑप्शन में जो गिवन है वही है, वो सही है, 10 टू द पावर 5 पास्कल, सॉरी 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो ए ऑप्शन सही हो गया। फिर बोला गया प्रेशर एट पॉइंट ए इज एक डिफरेंट वैल्यू दे दी, नहीं वैसा नहीं है आपके पास में। फिर अगर आप बात करेंगे प्रेशर एट पॉइंट सी, तो सी पॉइंट पे प्रेशर क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे तो सेम एक्सप्रेशन है, जो प्रेशर यहाँ पे होगा वही होगा आपके पास में। बिकॉज अगर आप यहाँ पे पीसी लिखेंगे तो बाकी सब टर्म सेम है। यहाँ पे क्या लिखा, पीसी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, यहाँ पी नोट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो पीसी किसके बराबर होगा, पी नोट के बराबर हो जाएगा। तो आपके पास में थर्ड ऑप्शन मैच कर गया। हाँ भी, इसकी वैल्यू 1.01 10 टू द पावर 5 पास्कल होगी। ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन सही हो गए बच्चों, इसमें दैट इज ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। बच्चों, फिर अगर अपने सेकंड सवाल की बात करें, वो भी इसी से लिंक था आपके पास में। ए ऑप्शन में बोला गया द स्पीड ऑफ मर्करी फ्लोइंग एट पॉइंट ए, तो वीए की वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में सही हो गया। फिर बोला गया कि ए पॉइंट पे 8 मीटर पर सेकेंड है, नहीं होगा बिकॉज हमने देख लिया 4 आएगा। बी पॉइंट पे कितना आएगा, इसके लिए हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी निकालना होगा। तो हम अगेन इक्वेशन लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपके पास में, दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई वेलोसिटी एट बी। इसको देखेंगे तो ये यहाँ पे साफ हो जाएगा आपके पास में, और यहाँ पे ये 10 आ गया कुछ, तो वी बी कितना आ गया आपके पास, वी बी आ गया 60 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 56। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये बन गया 60/7। 60/7 आपके पास में, तो ये कितना आ गया, तो थोड़ा सा ये 8 से थोड़ा सा बड़ा आएगा आपके पास में, तो एक्चुअल वैल्यू तो नहीं आएगी आपके पास। इसने बोला कि बी पे होगा 4, तो 4 तो नहीं आएगा, ये वाली वैल्यू इंटीजर आई नहीं रही आपके पास, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया।
स्पीड ऑफ मर्करी फ्लोइंग एट बी इज 12, ये वाली बात भी गलत है। तो ये आपके पास में इसका जवाब हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बच्चों आपको करेक्ट दिखाई देगा। बच्चों फिर अगर अपने थर्ड प्रॉब्लम की बात करें तो आपको बोला गया ए फ्लेक्सिबल बैलून SO2 गैस है आपके पास में और इसे कितने मोल है आपके पास में? 2 मोल है। वॉल्यूम गिवन है इनिशियली कितना है 1000 लीटर और टेम्परेचर भी गिवन है इनिशियली 27 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, 300 केल्विन हो गया। इज फर्स्ट एक्सपेंडेड थ्राइस टू इट्स इनिशियल वॉल्यूम आइसोबारिकली। मान लेते हैं पीवी कर्व है आपके पास में, तो इनिशियली मान लें यहाँ पे थे हम, तो वॉल्यूम को इंक्रीज किया गया आइसोबारिकली, तो यहाँ पे पहुंच गए। ठीक, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम कुछ V नॉट था आपके पास में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3V नॉट हो जाएगा। एंड देन एक्सपेंडेड एडियाबैटिकली सो दैट टू अटेन। अब अगर एडियाबैटिक अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे प्रेशर देखेंगे तो ये कुछ बन गया P नॉट मान लीजिए, तो यहाँ का टेम्परेचर अगर T नॉट है तो यहाँ का भी टेम्परेचर T नॉट है। यही बोल रहे हैं सवाल में कि सबसे पहले आपने इसको थ्राइस ऑफ वॉल्यूम पे लेके गए और फिर आपने इसको एक्सपेंड किया एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक में कुछ ऐसा ही कर्व बनता है और फाइनल टेम्परेचर इनिशियल वाले के बराबर हो गया। तो यहाँ पे T नॉट और यहाँ पे भी T नॉट हो गया। R की वैल्यू गिवन है, R आपके पास बताया गया 25/3 मोल जूल जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। सबसे पहले पूछते हैं क्या वर्क डन इन होल प्रोसेस कितना होगा, वर्क डन की हमसे बात करनी। तो अगर मैं देखूं इन आइसोबारिक प्रोसेस की अगर आप बात करें तो आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन कितना है? पॉजिटिव आएगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, दैट इज P नॉट मल्टीप्लाई फाइनल V नॉट फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो कितना आ गया 2P नॉट V नॉट आ गया आइसोबारिक में। फिर अगर आप बात करेंगे एडियाबैटिक में तो क्या एक्सप्रेशन आता है? दैट इज P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय 1 माइनस n, ऐसा एक्सप्रेशन बनता है। तो देखते हैं P2V2, तो P2V2 को लिख दिया nRT नॉट। ठीक, मुझे P2V2 नहीं पता तो मैंने nRT नॉट लिख दिया इसको ना, ये फाइनल हो गया आपके पास में ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देख रहे थे तो कितना आ गया माइनस P नॉट 3V नॉट। ठीक, यहाँ पे P2V2 को nRT नॉट लिख दिया, वहां पे नहीं लिखा, वो मुझे पता है, देखेंगे सोल्व करेंगे बाद में। 1 माइनस n, ये कैसी गैस है आपके पास में? लीनियर है, लीनियर है। और तो डायटोमिक का जो आता है वही इसका आपके पास में एडियाबैटिक कांस्टेंट आपके पास में आएगा और वो आपके पास कितना है 7/5, ऐसे आपने लिख दिया। ठीक है, अब मैंने बोला यार अगर आप P नॉट V नॉट को बोले तो P नॉट V नॉट कितना है? nRT नॉट, दिस इज nRT नॉट। तो ये वाली वैल्यू कितनी बन गई? ये बन गई 2nRT नॉट। और यहाँ पे अगर आप देखें 3P नॉट V नॉट को तो ये कितना बन जाएगा एडियाबैटिक वाले में? ये बन जाएगा 3n, ये तो माइनस 2nRT नॉट डिवाइड बाय माइनस ऑफ 2/5, ऐसा क्वेश्चन बन गया आपके पास में। तो कितना आ गया 5nRT नॉट, ये एडियाबैटिक में वर्क डन आ गया। और अगर आप टोटल वर्क डन निकालें दोनों को जोड़ दी, दैट इज 7nRT नॉट। टोटल वर्क डन बच्चों इतना आया आपके पास। अब ये थोड़ी वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो 7n की जगह 2, R की जगह कितना आया? R की जगह 25/3 और टेम्परेचर इनिशियल था 300, यहाँ पे 100 आ गया बच्चों, तो यहाँ पे बन गया आपके पास में 50। ऐसा बन रहा है कि देखिए दिस इज 50 और 50 मल्टीप्लाई 7 करेंगे दैट इज 350 मल्टीप्लाई 100, तो बच्चों ये बन गया 35 मल्टीप्लाई 10⁻3 जूल, इतना आपके पास से वर्क डन आ गया। तो द चेंज इन, सबसे पहले तो ये पूछा ना कि कितना वर्क डन हुआ, तो 35 किलो जूल, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका मैच कर गया। इसी को लिंक करते हुए फोर्थ प्रॉब्लम भी आपसे पूछा गया, इसने पूछा इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना हुआ इन आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक में इंटरनल एनर्जी तो हमेशा आता है n CV डेल्टा T, तो आपने लिखा n की जगह 2, CV की अगर आप बात करें तो कितना है 5/2 5/2, और टेम्परेचर का चेंज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे था T नॉट, तो यहाँ पे कितना है 3T नॉट, सही, तो कितना है 2T नॉट आया आपके पास में, कर दीजिए आप, दैट इज 5, R की जगह कितना है 25/3 मल्टीप्लाई ट्वाइस और टेम्परेचर कितना है 300, 100 आ गया आपके पास, और ये कितना आ गया 125 250 25 किलो। तो आपके पास में ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका मैच कर गया। ठीक है बच्चों, अभी हम फिफ्थ प्रॉब्लम को देखें तो फिफ्थ प्रॉब्लम में क्या था? ग्राफ शोज ए हाइपोथेटिकल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए सैंपल ऑफ गैस। इसमें n गैस के मॉलिक्यूल है आपके पास में, तो इधर अगर आप देखेंगे जैसे dN/dV, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है। तो ये टर्म थोड़ा सा समझिए आप, अगर आप इसे वेलोसिटी मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मिलेंगे। उसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा गिवन है,
ये आपके पास में ए है और ये आपके पास में v नॉट है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया, अगर आप इसमें वेलोसिटी मल्टीप्लाई करें तब जाके नंबर ऑफ पार्टिकल मिलेंगे। तो मैंने इसकी इक्वेशन लिखी, तो ये बन गया y इज इक्वल टू mx। कई ऑप्शन है ना उसमें, वी नोट, ए वी नोट, वो सब कुछ है। सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखी, तो मैंने बोला y इज इक्वल टू m, कितना आ गया बच्चों, m आ गया a डिवाइड बाई वी नॉट प्लस v, और c की जगह 0 आ गया। ये बन गई इक्वेशन। तो y की जगह क्या लिख दिया, y की जगह dn बाई डी, और x की जगह तो हमने पहले से ही v लिख रखा है। अब सोचिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अगर आपको निकालने हैं तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा dn को। तो यहाँ पे बन गया dn इज इक्वल टू a बाई वी नॉट मल्टीप्लाई v, और यहाँ पे dv दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो स्पीड आ गई 0 से लेके v नॉट, और यहाँ पे 0 से लेके n आ गया। टोटल नंबर बन गया n, और यहाँ पे कितना बन गया a वी नॉट, और यहाँ पे बन गया v स्क्वायर बाई 2, और ये ऐसा कुछ बन गया ना 0 से लेके v नॉट। ठीक है भाई, टोटल जो वेलोसिटी है वो शुरू होती है 0 से, और मैक्सिमम कितनी है v नॉट। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मैंने n बोल दिया। तो यहाँ से अगर बच्चों हम चेक करें तो एक्सप्रेशन आएगा a v नॉट डिवाइड बाई 2। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आए आपके पास, इट इज a v नॉट बाई 2। सबसे पहले ऑप्शन में तो आपको यही बोला गया कि a v नॉट की वैल्यू कितनी है, तो a v नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, 2n आ गई। क्लियर? ये आपके पास में a ऑप्शन था और ये सही हो गया। फिर बच्चों हमसे पूछा गया रेशियो ऑफ v एवरेज टू v नॉट। v एवरेज कितना आएगा और v नॉट कितना है। तो v एवरेज का एक्सप्रेशन पता है आपको, v एवरेज का एक्सप्रेशन क्या आता है। v एवरेज किसी का भी एवरेज निकालना है, इसका मतलब क्या, आप v मल्टीप्लाई dn डिवाइड बाय dn कर दीजिए, यही होगा एवरेज। मान लीजिए हम ये बोलते हैं जैसे क्लास में 10 बच्चे हैं, 3 बच्चों के मार्क्स अगर 5 हैं, तो आप क्या बोलेंगे 3 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई उनके मार्क्स। तो मैं बोल रहा हूँ dn पार्टिकल वेलोसिटी v है, तो आप इनको सबको जोड़ देंगे तो ऊपर इनका सम मिल जाएगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर कर देंगे तो एवरेज मिल जाएगा। थोड़ा देखेंगे इसको सोल्व करके। v को v लिखा और dn को बच्चों हमने यहां से क्या लिख दिया, दैट इज a बाई v नॉट और v dv लिख दिया आपने। ठीक है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n तो हमें पता है, दैट इज a v नॉट बाई 2। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो n बन जाएगा ना। तो यहां से अगर आप v एवरेज निकालने जाएंगे बच्चों, देखिए तो a से a उड़ गया आपके पास में, ठीक है जी, और ये बन गया v स्क्वायर, तो ये क्या बन गया v क्यूब बाई 3, दैट इज v नॉट डिवाइड बाई 3। ये इंटीग्रेशन हुआ इसका। मल्टीप्लाई क्या बन गया आपके पास, दिस इज v ऊपर 2 चला गया बाई वी नॉट स्क्वायर, इसने इसको उड़ा दिया। तो कितना है 2 बाई 3 वी नॉट आया। v एवरेज जो बच्चों आपके पास में आया दैट 2 बाई 3 वी नॉट। और आपसे पूछा गया v एवरेज बाई वी नॉट की वैल्यू, हाँ तो आपके 2 बाई 3 आएगी। सही बात, सेकंड ऑप्शन भी मैच कर गया। थर्ड हमारे से बात किया VRMS बताओ। तो यार VRMS क्या होगा, इसमें A B C ऑप्शन। VRMS का एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे दैट इज v स्क्वायर dn। अगर आपको पता है कि भाई साहब VRMS होता क्या है, तो आपकी बात बन जाएगी, ये होता है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n, इसका अंडर रूट, ये होता है RMS वैल्यू। तो अगर आप यहाँ पे v स्क्वायर को v स्क्वायर लिख दीजिए, dn की वैल्यू बच्चों यहां से पुट कर दीजिए, वेयर इज dn, dn हमारे पास में यहाँ पे है तो हमने इसको लिख दिया दैट इज a बाय वी नॉट, v और dv। ठीक, और डिवाइड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, दैट इज a v नॉट बाई 2। a से a साफ हो गया आपके पास, तो v क्यूब बाई 3 दैट इज v नॉट टू द पावर 4 बाई 4, v नॉट और v नॉट और ऊपर 2 चला गया, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। देख लो आप, ये v क्यूब था, v क्यूब को इंटीग्रेट करूंगा तो v की पावर 4 बाई 4, तो v नॉट आ गया, v नॉट की पावर 4 बाई 4, और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बन गया v नॉट स्क्वायर, ऊपर 2 चला गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पावर 2 रहेगी आपके पास में, और यहाँ पे ऐसे आ गया, दिस इज बिकम v नॉट बाई रूट 2, दिस वैल्यू इज बिकम v नॉट बाई रूट 2, दिस इज VRMS। क्लियर, क्योंकि ऊपर अंडर रूट भी है आपके पास में। तो अब अगर आप दोनों का रेशियो निकालेंगे तो अगेन इट इज 1 बाई रूट 2, तो आपके पास में थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर क्या बोला, 3/4 ऑफ द पार्टिकल हैज द स्पीड बिटवीन 0.5 v नॉट से लेके, मतलब यहां पे कोई स्पीड मान लीजिए 0.5 v नॉट, तो इससे बोला कि 3.5 v नॉट से लेके v नॉट वैल्यू कितने की है। ठीक है, हम देख लेते हैं। तो मैंने बोला अगर मैं इसका एरिया अंडर द कर्व बता दूं तो मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाएंगे। अब एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालें हम, तो हम इसका निकाल लेते हैं एरिया अंडर द कर्व। तो इसमें कितने पार्टिकल आएंगे, देखिए 1/2, बेस कितना है 0.5 v नॉट, और हाइट कितनी होगी, हाइट के लिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं dn बाई dv की वैल्यू। तो अगर आप v नॉट बाई 2 पुट करेंगे तो a नॉट बाई 2 बन गया, a नॉट बाई 2 तो कितना है बच्चों, दिस इज बिकम a नॉट v नॉट बाई 8। तो ये पार्टिकल है a नॉट v नॉट बाई 8। टोटल कितने थे बच्चों, टोटल थे a नॉट v नॉट बाई 2, तो ये कितने आ गए आपके पास में, दिस इज n नॉट बाई 4, दिस इज n नॉट बाई 4, तो ये कितने आएंगे 3n नॉट बाई 4, और टोटल पार्टिकल n है आपके पास में, तो n के जो a v नॉट बाई 2, तो आपने देखा ये a v नॉट बाई 8 है, मतलब ये हो गया n बाई 4, तो ये कितने होंगे 3n बाई 4। ये बात सही है कि 3/4 जो पार्टिकल होंगे उनकी स्पीड 0.5 v नॉट से लेके v नॉट के बीच में होगी।
तो ये सवाल बढ़िया था। अगर आपको बेसिक चीजें पता है कि वीआरएमएस वी एवरेज ये सब क्या होता है, तो मेरे हिसाब से आप इजीली इस सवाल को प्रोसीड कर सकते थे। बच्चों फिर हम 6 प्रॉब्लम को देखते हैं। तो 6 प्रॉब्लम में क्या बोला गया, ए थिन रोड ऑफ मास m लेंथ l इज फ्री टू रोटेट अबाउट ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट ए फिक्स्ड एंड। मतलब यहाँ पे ऐसे इसके अबाउट एक रोड हिंज है और इसको हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा गया। इस बोर्ड को आप ऐसे मान लीजिए ना। अब आप ऐसे इंपल्स दे रहे हैं आपके पास में, और कितने एंगल पे दे रहे हैं, 37 डिग्री के एंगल पे। तो आपसे क्या क्या पूछा गया कि इमीडिएट आफ्टर क्या होगा। तो मैंने जे के 2 कंपोनेंट तोड़ दिए। इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा दैट इज जे साइन 37। साइन 37 कितना होता है बच्चों आपके पास, दिस विल बी 3/5। और एक इस तरफ आ गया दैट इज 4j/5। इसको हटा के मैंने ऐसे कर दिया। तो अगर आप देखेंगे एंगुलर इंपल्स कितना है, तो इसकी वजह से इस एक्सिस के अबाउट हम एंगुलर इंपल्स निकाल रहे हैं। तो इसके अबाउट तो कुछ आएगा नहीं, इसकी वजह से कुछ नहीं आएगा। इसकी वजह से आएगा दैट इज 3j/5 मल्टीप्लाई l। ये आ गया आपके पास में एंगुलर इंपल्स। ठीक, दिस इज जी, और ये लेंथ होगी आपके पास में l। तो ये आ गया एंगुलर इंपल्स। तो ये 3j/l/5 बन गया, दैट इज 0.6 आता है। तो ए ऑप्शन तो बच्चों मैच कर गया। एंगुलर वेलोसिटी पूछा, तो अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर कर दीजिए, आई ओमेगा। आई होता है ml²/3 मल्टीप्लाई ओमेगा, इस l ने इसको मार दिया। तो यहाँ पे आ गया 9j/5 ml इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक, तो ये आ गया 1.8 j/ml। ठीक, तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन ही मैच करेगा। काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आप वैल्यू पुट करिए, हाफ आई की जगह कितना आ गया ml²/3 और ओमेगा स्क्वायर की जगह कितना आ गया दैट इज 81 डिवाइड बाय 25 j² m² l²। तो ये ml² यहाँ पे पूरी टर्म साफ होगी, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 27। तो 27/50 j² कुछ ऐसा आ रहा है डिवाइड बाय m। अब थोड़ा देख लेते हैं सॉल्व करके कितना बनेगा। तो सॉल्व करते थे तो 0.54 j²/m। तो थर्ड ऑप्शन ही मैच कर गया। लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आप देखेंगे दैट इज ओमेगा मल्टीप्लाई l/2। तो ओमेगा की वैल्यू गिवन है, तो हमने निकाल चुके हैं, दैट इज 9/5 दैट इज 1.5 j/ml मल्टीप्लाई l/2। तो इसने इसको मार दिया, दिस इज बिकम 0.9 j/m। ठीक है, तो ये आपके पास में 6th ऑप्शन, मतलब ये 4th ऑप्शन। तो इसमें 4 ऑप्शन सही हो गए बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 7। इसमें क्या बोला गया, ए यूनिफॉर्म सॉलिड सेंटर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रेस्ट ऑन एक्सट्रीमली रफ सरफेस। एक फोर्स लगाया गया हाईएस्ट पॉइंट पे, कुछ बातों के बारे में पूछा गया है उसमें। तो अगर हम यहाँ पे से टॉप मोस्ट पोजिशन पे फोर्स लगाएंगे, तो ऐसा कुछ फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी रहेगा आपके पास में। फ्रिक्शन पीछे आए कुछ भी मान लीजिए, पर एक्चुअली रहेगा आगे। अगर आप उल्टा मान लें कोई दिक्कत नहीं, अपने आप F नेगेटिव आ जाएगा। तो आप इक्वेशन लिखिए, पहली इक्वेशन आएगी F प्लस स्मॉल f इज इक्वल टू m। ठीक, सेकेंड अगर आप बात करेंगे टॉप की इक्वेशन लिखिए, दैट इज कैपिटल F R माइनस स्मॉल f R इज इक्वल टू I अल्फा। तो I कितना बन गया, सॉलिड सिलेंडर है आपके पास में, दैट इज mr²/2 और अल्फा बन गया आपके पास में a/r। तो ये सब टर्म्स आपके पास यहाँ पे कैंसिल आउट होगी। तो आपके पास से बना F कैपिटल F प्लस स्मॉल f इज इक्वल टू ma, कैपिटल F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू ma/2। आपने दोनों काट दिया, यहाँ बन गया 2f इज इक्वल टू 3ma/2। तो यहाँ से जो ma आया आपके पास में वो आ गया 4f डिवाइड बाई 3। सबसे पहले क्या पूछता है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पूछता है सबसे पहले। तो फ्रिक्शन फोर्स को अगर आप देखेंगे तो कैसे लिखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स आ गया आपके पास में दैट इज 4/3f माइनस f दैट इज f/3। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, f की वैल्यू है kT, दिस इज kT/3। ऐसा आ गया फ्रिक्शन फोर्स। तो ये लीनियरली वेरी कर रहा है, हाँ, तो ए ऑप्शन तो सही हो गया। वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट, तो एक्सेलरेशन पता है तो वेलोसिटी क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन पता, पर ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है ना, f की वैल्यू टाइम्स वेरी कर रही है। तो मैंने लिखा a को dv/dt इज इक्वल टू 4 kT/3m। तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे वेलोसिटी, तो ये बन गया 4k/3m t²/2। तो ये आपके पास कितना आ गया, दैट इज v इज इक्वल टू 2k t² डिवाइड बाई 3m। बच्चों ये वेलोसिटी आ गई सेंटर की, और अगर आप टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें तो उसकी वैसे 2v होगी। तो अगर आप बात करें वेलोसिटी ऑफ टॉप मोस्ट, तो वो इसका डबल हो जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा।
तो आपके पास में थर्ड ऑप्शन मैच कर गया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा, उसको अगर आप देखें तो फ्रिक्शन को क्या कर देंगे, म्यू एम जी के बराबर कर दिया। तो ये क्या पूछा था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड सिलेंडर, द सिलेंडर विल स्टार्ट स्लाइडिंग, स्लाइड करवाना है, तो स्लाइड करवाना तो फ्रिक्शन अपना लिमिटिंग केस में आ जाएगा, म्यू एम जी हो जाएगा। तो यहाँ से टाइम देखेंगे दैट विल बी 3 म्यू एम जी बाई के, तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर गया। तो मुझे तीन ऑप्शन सही हो गए यहाँ पे, ऑप्शन 1, 3 एंड 4। बच्चों अगर हम 8th प्रॉब्लम की बात करें तो आपको बोल रहा है ए साउंड एमिट साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज, द सोर्स मूव टुवर्ड्स राइट। यहाँ पे बच्चों एक सोर्स बना लीजिए आप, और ये इस तरफ मूव कर रहा है कि स्पीड से 32 मीटर पर सेकेंड से। ऑन द राइट ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ पे कोई वॉल मान लीजिए, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये इस तरफ मूव कर रहा है आपके पास में 64 मीटर पर सेकेंड से। वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन है आपको, दैट इज 332 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ ऑफ द साउंड अहेड कितनी होगी, अगर आप वेवलेंथ की बात करेंगे तो आप देखिए कि वेवलेंथ हम कैसे निकालते हैं। अगर मैं सोर्स मूव नहीं करता तब जो वेवलेंथ आती है आपके पास में वो कितनी होती, फ्रीक्वेंसी गिवन है क्या आपको सवाल में, फ्रीक्वेंसी गिवन है इसकी, दैट इज 1000 हर्ट्ज। 1000 हर्ट्ज तो 332 से मूव करता और टाइम कितना मिलता, 1/1000 अगर वो मूव नहीं करता। अगर ये मूव कर रहा है आपके पास में तो वो कितना आ जाएगा, माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 32 मल्टीप्लाई 110। समझ में आती है बात। अगर मान कुछ नहीं होता तो ये ऐसी साउंड मतलब ऐसी वेवलेंथ बनती, पर उतने में ये पार्टिकल भी कुछ आगे आ गया, तो ये आ गया आपके पास में वेलोसिटी ऑफ साउंड मल्टीप्लाई टाइम पीरियड, और ये आ गया वेलोसिटी ऑफ सोर्स मल्टीप्लाई टाइम पीरियड। तो वो मैंने किया। नेट अगर आप देखें दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, ये आएगा लैम्डा फ्रंट के अंदर। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करूँ, दिस इज बिकम 300 डिवाइड बाय 1000, तो ये बन गया 0.3 मीटर लैम्डा। तो ए ऑप्शन सही हो गया। द नंबर ऑफ वेव्स अराइविंग पर सेकेंड विच मीट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको क्या फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे एफ एप्रेंट तो कितना आएगा, ऊपर आपने लिखा 332, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ऊपर आएगा दैट इज 64, नीचे आएगा 332 माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स दैट इज 32। तो ये बच्चों कितना बन गया, दिस इज 396 डिवाइड बाय 300, तो ये बन गया 100 यहाँ पे। तो इसको अगर आप देखेंगे और फ्रीक्वेंसी कितनी थी 1000 हर्ट्ज, तो कितना बजट इज 1320 हर्ट्ज, मतलब एक सेकंड में इसको जो मिल रही होगी वो 1320 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल रही होगी। तो इसका मतलब इतनी ही उसको वेवलेंथ मिल रही होगी। तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन भी मैच कर गया। स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टिंग वेव, देखिए जो स्पीड है रिफ्लेक्टिंग वेव की वो तो मीडियम पे डिपेंड करती है, जो आपने बता दिया वही स्पीड रहेगी, 332 वो बदलेगी नहीं, तो थर्ड ऑप्शन सही नहीं है। वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज नियरली, वेवलेंथ की अगर आप बात करें तो कैसे निकालेंगे, देखिए आप ये बोलेंगे भाई इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, तो अगर ये नहीं चलता होता तब क्या आता आपके पास में लैम्डा, तब ये रहता आपके पास में दैट इज 1/320 मल्टीप्लाई 332 माइनस इसकी वजह से आ गया 64 डिवाइड बाय 1320, ये आएगा आपके पास में लैम्डा जो रिफ्लेक्ट होगा। तो इसकी वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो कितना बन गया बच्चों, दिस इज बिकम 32, उसमें से उड़ा दीजिए 332 और 64, ये बन गया 8 और यहाँ पे बन गया 6, यहाँ पे 268, ये 268 डिवाइड बाय 1320, ये आ गया लैम्डा। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपके पास में 0.2 मीटर के बराबर आएगी। तो आपके पास में तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन ने बोला भी था नियरली, तो नियरली आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो इसमें तीन ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। फिर बच्चों अगर अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़े, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 9, उसमें बोला कि पार्टिकल का जो पोजीशन है वो लिखा हुआ है a प्लस a माइनस a कोस ओमेगा टी, तो कितना ये 2a माइनस a कोस ओमेगा टी। तो इसका मतलब क्या है, ये SHM कर रहा है, मीन पोजीशन 2a है, ऐसा ही हुआ ना, SHM कर रहा है, मीन पोजीशन कितनी है आपके पास में 2a, तो ऐसा कुछ रह रहा है आपके पास में। क्योंकि अगर मैक्सिमम देखेंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2a है आपके पास में, मैक्सिमम कितने पे जाएगा अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, इस पूरे सेटअप की इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3a से लेके x इज इक्वल टू a के बीच में पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है आपके पास।
सबसे पहले क्या बोला गया, पार्टिकल इज डूइंग एसएचएम बिटवीन x इज इक्वल टू 2a एंड x इज इक्वल टू a, गलत बात। द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a। हाँ, अगर ये मीन पोजीशन है तो यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होगी, सेकंड सही है। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू 3a, यहाँ से यहाँ पे जाने में टोटल टाइम t है तो t/2 लगेगा टाइम, तो t/2 टाइम क्या होगा, 2 पाई बाय ओमेगा टोटल टाइम होता है, तो आपको पता है t/2 लगेगा तो पाई बाय ओमेगा हो जाएगा, तो थर्ड भी सही हो गया। a से 2a में जाने में t/4 टाइम लगेगा, तो ये वाली बात भी आपके पास में सही हो जाएगी, दैट विल बी t/4 हो जाएगा वो, दैट इज पाई/2 ओमेगा। तो 3 ऑप्शन सही हो गए बच्चों इसमें, ऑप्शन 2, 3 एंड 4। बच्चों नेक्स्ट आपके इसमें 10th प्रॉब्लम था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है सवाल में क्या बोला गया, ए रोड ऑफ लेंथ 0.3 मीटर हैविंग वेरिएबल मास डेंसिटी फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे ऐसे आपने एक रोड बना रखी है और यहाँ से x दूरी पे जो लैम्डा है आपके पास में वो कितना है, लैम्डा नॉट x है, क्लियर। और लैम्डा नोट की वैल्यू आपको गिवन है, आई नोट लैम्डा नोट जो भी था वो आई नोट लिखा, मैंने लैम्डा नोट लिखा, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लेते हैं ये हो गया 100x, ऐसे लिखा हुआ लैम्डा। 2 वायर्स है आपके पास में, तो इनका रेशियो जो है इनकी जो लीनियर मार्टेंसिटी वो 2:9 में, इसको कुछ 2 म्यू मान लेता हूँ, इसको कुछ 9 म्यू मान लेता हूँ, ठीक है। और इसमें कुछ टेंशन T1 मान लिया, इसमें कुछ T2 मान लिया, T1 T2। तो पहली इक्वेशन तो पहले T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg, पर हमें m निकालना पड़ेगा, तो m कैसे निकालेंगे, dm कितना होगा, दैट इज लैम्डा मल्टीप्लाई dx, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ऐसे ही आएगा dm। यहाँ से x दूरी पे जाके dx विड्थ का एलिमेंट पकड़ा तो इसका मास क्या लिखेंगे, लैम्डा मल्टीप्लाई dx, इसको इंटीग्रेट करिए, दैट 0 से लेके कहाँ तक करना है हमें, इसको l तक इंटीग्रेट कर दीजिए, तो कितना बनेगा, लैम्डा नॉट x स्क्वायर बाई 2, तो कितना गया, लैम्डा नॉट l स्क्वायर बाई 2, ये आपके पास में मास बन गया इसका। तो अगर आप मास देखेंगे तो ऐसा आ गया, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, लैम्डा नॉट l स्क्वायर बाई 2g, लैम्डा नॉट की वैल्यू 100 है, तो कितना बन गया, दिस इज 50 l स्क्वायर g, ये बन गया टेंशन, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई T1 प्लस T2 इज इक्वल टू दिस। सेकंड अगर आप टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे इस पॉइंट के अबाउट, तो आप लिखेंगे T2 मल्टीप्लाई L इज इक्वल टू इसका टॉर्क, तो अगर आप टॉर्क देखेंगे टाउ अबाउट A तो कितना बनेगा, जैसे dm, ये तो dm हो गया, मल्टीप्लाई g और दूरी कितनी होगी, x होगी, इसको इंटीग्रेट करिए तो ये बन जाएगा लैम्डा नॉट l स्क्वायर, दिस इज l क्यूब डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई g, ठीक, ये आ गया टॉर्क इज इक्वल टू लैम्डा नॉट लिख दिया मैंने l क्यूब g बाई 3, और लैम्डा नॉट की वैल्यू 100 है तो पुट कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ इसको, यहाँ पे साफ हो गया। तो बच्चों T2 जो आया दैट इज 100 l स्क्वायर g बाई 3, तो T1 कितना आ जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे तो ये बन जाएगा 50 l स्क्वायर g बाई 3, तो इसको अगर मैं T नोट बोल दूँ तो ये कितना है 2T नोट, तो आप पता लगे सर इसमें टेंशन अगर T नोट है तो इसमें कितना होगा 2T नोट होगा, ठीक है, इतनी बात सही है। अब देखिए क्या पूछा, रेशियो ऑफ स्पीड इन वायर 1 to 2, वायर 1 में स्पीड कितनी होगी, वो रन हो T बाई म्यू, रेशियो इसमें अगर आप देखेंगे तो टेंशन कितना होगा 2T, और म्यू की वैल्यू कितनी है 9 म्यू, आप देख लीजिए क्या रिजल्ट आ रहा है, म्यू ने म्यू को उड़ा दिया, इसने इसको उड़ा दिया, तो रेशियो आ रहा है 3:2, ये आ रहा है 3:2, हाँ, तो आपके पास में ए ऑप्शन तो सही होगा। द रेशियो ऑफ स्पीड, फिर दूसरे में गलत बोला हुआ है तो वो गलत हो गया, बिकॉज इसी का जो उल्टा बोल दिया। थर्ड ऑप्शन में देखेंगे दैट इज सेकंड हार्मोनिक इन वायर 1, सेकंड हार्मोनिक इन वायर 1, सेकंड हार्मोनिक कितना होगा 2v1 डिवाइड बाई 2 है, ये होगा सेकंड हार्मोनिक, इज सेम एज द थर्ड हार्मोनिक कितना 3v2 डिवाइड बाई 2 है। तो v1 आपके पास में अगर आप देखेंगे 3:2, इसको अगर आप 3 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे तो बराबर आ जाएगा, तो ये बात सही है आपके पास में, दिस इज v1, दिस इज v2, तो v1 की जगह 3 लिख दीजिए, v2 जगह 2 लिखिए, बराबर आ रहा है, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन मैच कर गया। फिर बोला फोर्थ ओवरटोन इन वायर 1, फोर्थ ओवरटोन मतलब फिफ्थ हार्मोनिक, 5v1 डिवाइड बाई 2 है, किसके बराबर बोल रहा है ये, थर्ड ओवरटोन इन वायर, थर्ड ओवरटोन हो गया बच्चों 4, और फिफ्थ हो गया दैट इज 6v2 बाई 12, देखते हैं मैच करके, v1 से 3 पुट किया 12 आया, वहां पे भी 12 आया, तो ये भी मैच कर रहा है। तो 3 ऑप्शन सही हो गए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। बच्चों अगर हम 11th प्रॉब्लम को देखें, ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसमें बोला गया पानी के अंदर एक आपने ऐसे रोड को रखा हुआ है ना, ऐसे एक रोड को रखा गया, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रोड ऐसे है, तो यहाँ पे पानी भी है ऐसे आपके पास में, ठीक है। मास गिवन है रोड का, मास कितना है 2 kg, लेंथ गिवन है 1 मीटर,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है 10⁻³ मीटर स्क्वायर और डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। हिंज किया गया, पानी की डेंसिटी गिवन है 1000। तो क्या होगा, देखिए एक तो बाइंड फोर्स है, बाइंड फोर्स लगता है जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके सेंटर पे, तो इधर बाइंड फोर्स रहेगा और एक कुछ mg फोर्स रहेगा, कहीं पे भी mg फोर्स, पता नहीं मतलब क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो कहीं पे हो सकता है, मान लीजिए mg फोर्स कुछ यहाँ लग रहा है और एक इस हिंज का फोर्स लग सकता है ऊपर नीचे किस तरफ रहेगा। तो सबसे पहले पूछा है सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड इज 2/3 मीटर फ्रॉम हिंज पॉइंट। तो आप क्या करिए, इस वाले पॉइंट के अबाउट FB मल्टीप्लाई L/2 इज इक्वल टू mg मल्टीप्लाई x टॉर्क बैलेंस कर दीजिए, तो अब मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है। ठीक, तो FB की वैल्यू क्या लिखी, FB की वैल्यू लिखी रो ऑफ वाटर दैट 1000, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस वो कितना है एरिया, दिस इज बिकम 8/3 मल्टीप्लाई 10⁻³ लेंथ कितना है बच्चों 1 मीटर, दिस इज 1। तो ये तो आ गया वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मल्टीप्लाई g मल्टीप्लाई L/2 इज इक्वल टू mg का 20 मल्टीप्लाई x। तो ये एक चीज से यहाँ पे ये साफ हो गया आपके पास में, ठीक है। ये 1000 यहाँ पे उड़ा दिया हमने और L की वैल्यू कितनी है, सवाल में 1 मीटर है तो ये 1/2 हो गया आपके पास में। तो यहाँ पे देखें तो ये 4 बन गया, यहाँ पे देखें 2 बन गया, तो x की वैल्यू कितनी है 2/3 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितनी दूरी पे है 2/3 मीटर पे, सही बात है। फिर बोला गया कि सेंटर ऑफ मास, बोला 3/4 गलत बात, तो सेकंड ऑप्शन सही नहीं है। हिंज कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम था, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो आपके पास में आ गया mg इज इक्वल टू FB प्लस नॉर्मल। मान लीजिए कि नॉर्मल हमने इस तरफ माना है, देखते हैं ये बराबर आए थे, तो mg की वैल्यू कितनी है 20 आ गई। FB की वैल्यू अगर आप देख रहे हैं तो ये वाली वैल्यू है 1000, FB कितना 1000 मल्टीप्लाई 8/3 10⁻³ और यहाँ पे 1 मीटर आ गया और मल्टीप्लाई g आ गया प्लस नॉर्मल। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे साफ होगी और इसको आप 80/3 बोले, 20 इज इक्वल टू 80/3 प्लस n। तो n की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 80/3, तो माइनस 20/3 आ गया। मतलब जो आपने माना है वो गलत है, नॉर्मल नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो ये थर्ड ऑप्शन में सही हो गया। इफ वी डिस्प्लेस अ रोड स्लाइटली बाय रोटेटिंग डाउनवर्ड इट विल ऑसिलेट। देखिए अगर आप इस से नीचे डिस्प्लेस कर देंगे तो क्या होगा, FB जो आपके पास में होगा, FB जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो इसका सेंटर देखेंगे तो यहाँ पे L/2 दूरी वाले पे आएगा पॉइंट पे, यहाँ से L/2 दूरी पे, तो FB तो ऐसा कैसा रहेगा आपके पास। और अगर आप mg को देखें तो mg यहाँ का यहाँ पे लग रहा है। तो अगर आप टॉर्क देखेंगे तो टॉर्क क्या बनेगा L/2, ये वाला एंगल थीटा मान लो, FB मल्टीप्लाई mg L/2 cos थीटा, और इसका कितना आएगा, सॉरी FB मल्टीप्लाई L/2 cos थीटा, FB L/2 cos थीटा, और उधर अगर आप देख रहे थे तो बनेगा mg x cos थीटा, ये टॉर्क आएगा। अब ये दोनों तो बराबर कर दो, बराबर आ रहे हैं दोनों वैल्यू, बिकॉज FB L/2 पहले ही mg x के बराबर है, तो मतलब जैसे ही आप जहां पे छोड़ेंगे वहीं पे रह जाएगा, वापस वहां पे रोटेट नहीं करेगा। तो ये वाली बात गलत होगी कि अगर हम डिस्प्लेस करेंगे तो ऑसिलेट नहीं करेगा। तो दो ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड। फिर बच्चों अगर हम ट्वेल्थ प्रॉब्लम की बात करें तो आपको बोला गया कि यहाँ पे ऐसे एक बड़ी डिस्क थी और इसमें से ऐसे आपने छोटी डिस्क को कट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले इसकी रेडियस कुछ r थी, इसकी रेडियस r थी और इसकी रेडियस आपके पास में r/2 थी। तो ऑप्शन पूछा गया कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास अगर आप देखेंगे तो कह रहे हैं पूरे का मास मान लीजिए सिग्मा पाई r स्क्वायर m1, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया ओरिजिन पे 0 मान लिया, माइनस जो पोर्शन कट किया सिग्मा पाई r स्क्वायर बाय 4, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा r/2 पे, डिवाइड बाय m1 माइनस m2, तो कितना आ गया आपके पास में m1 माइनस m2 सिग्मा पाई r स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये सारा साफ हो गया आपके पास में। तो यहाँ पे बना माइनस r/8 और ऊपर बना और नीचे वाले टर्म के लिए 3/4, ऐसा कुछ बन गया आपके पास में। कितना बन गया माइनस r/6, मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई करेगा, क्या आएगा सेंटर ऑफ मास r/6 दूरी पे। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, सेंटर ऑफ मास से कॉरस्पॉन्डिंग तो r/6 आ गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। टाइम पीरियड की बात की है तो इस वाले पॉइंट के बहुत हिंज है, तो अगर आप टॉर्क देखें टॉर्क कितना आएगा, दैट इज mg, टॉर्क पूछा ना, तो टॉर्क कितना आ जाएगा। हम एक काम करते हैं, इसका मास कितना बन जाएगा, इस मान लीजिए इनिशियली पूरे का मास m था, तो सिग्मा पाई r स्क्वायर को हम m बोल रहे हैं, तो ये बन गया सिग्मा
पाई आर स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 4, तो 3/4, तो कितना बजे 3/4 है, ऐसा मास बन गया। सही, तो हमने क्या लिखा, हमसे ये पूछ रहा है टाइम पीरियड कितना है, तो मैं टॉर्क देखा, टॉर्क आ गया आपके पास दैट इज 3/4 mg/6 और साइन थीटा को थीटा लिख दिया। ठीक, आई अल्फा, आई की वैल्यू कितनी आ गई, रिंग का तो आ गया, पूरे का आ गया mr²/2, और इस पोर्शन में कितना आएगा, इसका मास हो गया m/4 दैट इज m/4 और r²/4 प्लस m/4 r²/4 मल्टीप्लाई अल्फा। समझ में आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है प्रिंसिपल सुपरपोजिशन से। सबसे पहले पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था mr²/2, जो पोर्शन कट किया था कितना आएगा, इस सेंटर के अबाउट, इसके अबाउट रोटेट कर लेना। तो पहले पूरे का लिखा है mr²/2, तो m/4 r²/2 एक और आएगा यहाँ पे, और फिर इस पैरेलल एक्सिस से शिफ्ट करूंगा तो दैट इज m/4 r²/4। अब थोड़ा सोल्व करके देखते हैं क्या बन रहा है, mr ये यहाँ पे साफ हो गया। ठीक है जी, 2 अगर हम कट करें तो यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे 2 बन गया, और यहाँ पे 2 बन गया, यहाँ पे ये कुछ ऐसा आ गया, तो यहाँ पे तो बन गया g(θ/4)। यहाँ से अगर हम देखें तो ये बन गया, r को बाहर निकाल देता हूँ, 1 माइनस 1/16 माइनस 1/8 अल्फा, 16 एलसीएम आ गया आपके पास, तो 16 एलसीएम आया तो 16, यहाँ पे भी 16 -1 -2 और अल्फा, और यहाँ पे आ गया g(θ/4), तो बच्चों ये बन गया, दिस इज 4 g(θ/13r) इज इक्वल टू अल्फा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा आ गया √4g/13r। तो टाइम पीरियड कितना आता है, टाइम पीरियड आता है 2π/ओमेगा, तो टाइम पीरियड का लिखा है 2π डिवाइड बाय ओमेगा, ओमेगा बन गया 2√g/13r, तो ये यहाँ पे साफ हो गया, दैट इज पाई डिवाइड बाय 13r/g। तो ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास मैच कर, दो ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड। बच्चों फिर अगर अपन 13 प्रॉब्लम की बात करें तो आपको क्या बोला गया, स्मॉल बॉल ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट h हाइट h1। यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड से आपने h1 हाइट से इसको रिलीज किया, और ये जंप करेगा, जंप करके ये वापस रेस्ट पे आता है, मतलब यहाँ पे आया, ऐसे कोलाइड हुआ, फिर यहाँ पे जाके कुछ रुकता है h2 हाइट पे, तो यहाँ पे t 0 था और यहाँ पे t हो गया आपके पास में t0। अब देखते हैं क्या बात कर रहा है, आपको बोला गया कि t = 0 से t0 t0 तक के में एक्सप्रेशन में वर्डन बाय ग्रेविटी कितना है, तो वर्डन बाय ग्रेविटी का mg h1 - h2 यही आएगा। वर्डन बाय ग्रेविटी डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, तो ग्रेविटी डायरेक्शन में नीचे आया ना, तो पॉजिटिव वर्डन आएगा, जैसे mg h1 - h2, तो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, ए एवरेज अगर आप इस ड्यूरेशन का बात करें, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0, फाइनल भी 0, टाइम कितना भी कर लीजिए दैट t0, ये वैल्यू 0 आएगी, थर्ड ऑप्शन मैच कर गया। नेट वर्क डन में क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल अदर फोर्सेज आपके पास में इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वाली टर्म तो 0 है, तो जो ग्रेविटी का वर्क डन है इसका जस्ट माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा WmG h2 - h1। तो आपके पास है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, 3 आंसर आपके पास में सही होंगे। फिर बच्चों अगर आप 14th प्रॉब्लम में चलेंगे तो आपको बोला गया ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L फिक्स्ड एट बोथ एंड वाइब्रेट इन सेकंड ओवरटोन। अगर आपके पास में दोनों एंड से फिक्स है तो सेकंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक मतलब 3 लूप बनेंगे ऐसे, ठीक है, आपने 3 बना दिए। तो आपसे क्या क्या बोला गया, देखिए पूछा कितने नोड हैं, तो 1 2 3 4 4 नोड हैं आपके पास में और 3 एंटी नोड हैं, सही, 3 एंटी नोड है। तो बोला गया इट कंटेन 4 नोड एंड 4 एंटी नोड, गलत बात, 3 नोड एंड 4 एंटी नोड, गलत बात। इट्स वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इज 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है 3v/2 है, तो 3 टाइम्स आएगी, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं मैच करा। फोर्थ में बोल रहा है इट्स वेवलेंथ इज 1/3 ऑफ द वेवलेंथ इन इट्स फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो अभी अगर आप देखें इट इज 3 λ/2 इज इक्वल टू L है, तो लैम्डा का 12/3, और अगर सिर्फ फंडामेंटल में करता है λ/2 इज इक्वल टू L, तो यहाँ पे आता है λ12, तो अभी लैम्डा कम हो गया 1/3 टाइम्स, तो ये सही है, फोर्थ ऑप्शन आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्लियर। फिर बच्चों अगर अपने 15th प्रॉब्लम की बात करें तो आपको 2 इक्वेशन गिवन है, एक में बोला गया y1 इज इक्वल टू 1/2 + 2x - 3t का होल स्क्वायर,
और यहाँ पे एक इक्वेशन बना y2 इज इक्वल टू -1 2 + 2x + 3t - 6 का होल स्क्वायर। ये ऑप्शन है बोले देयर इज नो पोजीशन एट विच रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज 0। मतलब अगर आपके पास में ये वाला मैग्नीट्यूड इसके बराबर हो जाए तो दोनों का सम 0 बन जाएगा, बिकॉज यहाँ माइनस है। अगर इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर हो जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं तो हम ये बोल देंगे भाई ये वाली टर्म इसके बराबर हो जाए, तो ये टर्म बराबर होने के लिए क्या हो जाए 2x - 3t का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 3t - 6 का स्क्वायर, इसके बराबर हो जाए। तो इसके लिए क्या हो सकता है, ये वाली टर्म इसके बराबर हो जाए या फिर ये वाली टर्म इसके माइनस के बराबर हो जाए। तो अगर आप देखिए 2x - 3t, अगर आप 2x + 3t - 6 के बराबर करें तो इसने इसको मार दिया, तो आपके पास में आ गया t = 1 सेकंड। मतलब t = 1 सेकंड पे आप देख लीजिए हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। आप चाहे पुट कर लीजिए t = 1 पुट करेंगे तो बनेगा 2x - 3, यहाँ पे t = 1 पुट करें तो 2x - 3, तो दोनों का सम करें 0 आएगा। पर अगर मैं ये करूँ दिस इज इक्वल टू, इसके बराबर तो किया जा सकता है माइनस ऑफ दिस, इस वाले केस में देखेंगे तो यहाँ पे साफ हो जाएगा 4x = 6, तो x आ गया 3/2, मतलब 3/2 पुट करें तो हर एक टाइम पे 0 आएगा। पुट करके देखिए तो ये बनेगा 3 - 3t, वहां पे अगर आप 3/2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -3, यहाँ पे क्या बनेगा 3 - 3t का स्क्वायर, और ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा x = 3/2 पे 3 + 3t, दिस इज बिकम -3 + 3t का स्क्वायर। अभी दोनों एक ही बात है, थोड़ा चेक करिए। हाँ, एक ही बात है, स्क्वायर को माइनस को बाहर निकाल दे, एक ही बात है। हाँ, तो एक x भी ऐसा फिक्स है जिसपे हमेशा 0 होगा, और एक ऐसा t भी फिक्स है जिसपे हमेशा 0 होगा। तो इसने क्या बोला, देयर इज नो पोजीशन एट विच रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 एट ऑल टाइम, ये बात गलत होगी। देयर इज नो टाइम एट विच रिजल्टेंट, मतलब पोजीशन और टाइम दोनों ही बोला कि ऐसा कोई है ही नहीं, गलत बात है, दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए। फिर बोला गया बोथ ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, तो आपको पता है कि अगर दोनों के साइन सेम होंगे, मतलब यहाँ पे एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, यहाँ पे दोनों का पॉजिटिव है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो आपके यहाँ से फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बच्चों अगर हम 16th प्रॉब्लम की बात करें तो आपको बोला गया ए डिस्प्लेसमेंट नोड इन स्टैंडिंग वेव। अगर डिस्प्लेसमेंट नोड है आपके पास में स्टैंडिंग वेव में, तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नोड होता है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी वेव है, ये डिस्प्लेसमेंट नोड है यहाँ पे, तो अगर कुछ ऐसा सिनेरियो है तो प्रेशर वेव का क्या होगा, यहाँ पे एंटी नोड होगा, प्रेशर वेव कुछ ऐसी बनेगी आपके पास में, मतलब जहां पे इसका नोड होगा वहां पे इसका एंटी नोड होगा, समझ में आ रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट एक कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, ये प्रेशर की वेव होगी। तो डिस्प्लेसमेंट एट डिस्प्लेसमेंट नोड इन द स्टैंडिंग वेव डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम, डिस्प्लेसमेंट 0 है, मिनिमम नहीं है, मिनिमम तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाई डायरेक्शन से शो कर रहे हैं, मतलब अगर ये डिस्प्लेसमेंट है मतलब पॉजिटिव में इधर गया, नेगेटिव में है मतलब इधर गया। साउंड वेव तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम ये बात बोलना गलत है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। प्रेशर इज मैक्सिमम, प्रेशर में भी मैक्सिमम, हाँ सही बात है, अभी हो सकता है प्रेशर वाला मोड जो ऑसिलेशन है वो यहाँ पे हो, तो प्रेशर मैक्सिमम भी हो सकता है। प्रेशर में भी मिनिमम, सही बात है, किसी स्टेट में मिनिमम भी हो सकता है, बिकॉज प्रेशर वाला जो एंटी होना है तो फ्लक्चुएट कर रहा है आपके पास। पार्टिकल स्पीड इज 0, ये बात सही है, नोड पे है मतलब वो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है, वो मूव ही नहीं कर रहा है। तो आपके पास में 3 ऑप्शन सही हो गए, ऑप्शन 2, 3 एंड 4। फिर बच्चों के अपने 16th प्रॉब्लम पे चले, तो 17th प्रॉब्लम में चले, तो आपको बोला गया था एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एज हियर्ड बाय ऑब्जर्वर इज 10% मोर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, और वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक आपके पास में सोर्स है और एक ऑब्जर्वर है। सबसे पहले केस में बोला सोर्स में मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर विथ 30 मीटर पर सेकेंड, इसमें फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ, एफ कितना आएगा, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो ये बन गया 330 - 30 मल्टीप्लाई एफ नोट, तो ये कितना बन गया आपके पास, दिस इज 1.1 एफ नोट, सही। तो आपके पास में ए ऑप्शन मैच कर गया। सोर्स में ही मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर विथ 33 करेंगे तो 1.1 नहीं आएगा, गलत हो गया। ऑब्जर्वर में मूव टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स विथ 30 मीटर पर सेकेंड, उस वाले में देखते हैं, तो ऊपर 330 और यहाँ पे क्या आएगा +30 और डिवाइड बाय 330 - 30, सॉरी ये तो मूव ही नहीं कर रहा ना, फिर तो कितना बन गया एफ नोट, दैट इज बिकम 360 डिवाइड बाय 330 एफ नोट। तो इसको आप चेक कर लीजिए, ये आपके पास में 12/11 है, 12/11 1.1 नहीं होता है,
सेकंड वाले केस में अगर आप देखें ये बोला 330 और वो मूव कर रहा है 33 से, इसको अगर आप चेक करें तो बिकम 363, 330 तो यहाँ पे 110, ये बन गया 1.1 एफ। तो आपके पास में दो ऑप्शन सही हो गए, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन फोर्थ। फिर बच्चों अगर आप 18th प्रॉब्लम की बात करें तो आपको बोला गया 2 रेडियो स्टेशंस आर 250 मीटर अपार्ट। एक रेडियो स्टेशन कुछ मान लेते हैं हम ए, नहीं इसका नाम कुछ रेडियो स्टेशन R1 है, ये रेडियो स्टेशन कुछ R2 है। कितनी डिस्टेंस में बच्चों दोनों? 250 मीटर। एमिट इज रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा गिवन है 100 मीटर। बोला गया पॉइंट बी इज सिचुएटेड 450 मीटर फ्रॉम बोथ स्टेशन। यहाँ पे ऐसे कुछ पॉइंट बी मान लेता हूँ, ये इससे ही 450 मीटर पे है और इससे भी कुछ 450 मीटर पे है। तो अगर ऐसा है तो आप देखिए, और ए पॉइंट जो आपके पास में है वो कितने पे है? 400 मीटर। यहाँ पे कुछ पॉइंट ए होगा, ये यहाँ से 400 मीटर, यहाँ से 400 मीटर, और पॉइंट सी कुछ यहाँ पे है आपके पास में, वो 400 मीटर यहाँ से है कुछ, और 450 कुछ यहाँ से, ऐसा कुछ सेटअप बोल रहा है। तो आपको बोला गया कि कहाँ मतलब कंस्ट्रक्टिव होगा, कहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा। ए पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस 0 है, पार्ट डिफरेंस 0 मतलब फेज डिफरेंस भी 0 है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बी पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस 0 है, तो फेज डिफरेंस भी 0 होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सी पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस 50 मीटर है, जो कि λ/2 के बराबर है। जब λ/2 के बराबर तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ए पे और बी पे कंस्ट्रक्टिव और सी पे डिस्ट्रक्टिव। तो आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। बच्चों अभी हम 19th और 20th प्रॉब्लम देख रहे हैं जो पैराग्राफ से रिलेटेड है। उसमें बोला गया एन आइडियल डायटोमिक गैस, गैस आपके उसमें डायटोमिक है, इज टेकन अलोंग ए साइक्लिक प्रोसेस ABCA ये प्रोसेस होगा। हीट गिवन इन द सिस्टम इन प्रोसेस A to B, हीट गिवन बाय द सिस्टम है ना, हीट गिवन बाय द सिस्टम, ये बात पढ़नी जरूरी है। अगर बाय द सिस्टम है आपके पास है मतलब नेगेटिव आएगा -50। सही क्या बोले, वर्क डन ऑन द गैस, अगर आपने गैस पे वर्क किया होगा तो वो भी क्या आएगा आपके पास में, नेगेटिव आएगा। अगर ये होता हीट गिवन टू द सिस्टम देन इट विल बी पॉजिटिव। सवाल में क्या है, हीट गिवन बाय द सिस्टम, सिस्टम में जो हीट दिया इज -50। वर्क डन ए से बी में आपको समझ में आ गया। फिर बोला गया प्रोसेस बी से सी में वॉल्यूम डबल है, वो मैं डायग्राम में आपको दिखाई दिया, और आपके स्पेशल कांस्टेंट है इस प्रोसेस के अंदर बीसी के अंदर, और प्रोसेस सी है आपके पास में आइसोकोरिक है। फिर क्या बोला गया, द रिलेशन बिटवीन टीए एंड टीबी, टीए और टीबी के बीच में रिलेशन क्या है वो ये पूछना चाह रहा है। तो मैं अगर बात करूं प्रोसेस ए से बी की, तो आपने कहा दैट Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट लॉस, सॉरी Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। तो अगर आप देखेंगे Q की वैल्यू कितनी है -50, डेल्टा यू हमें निकालना है, वर्क डन भी कितना -50, तो इसने इसको मार दिया, तो डेल्टा यू कितना है 0। अगर डेल्टा यू 0 है मतलब टेम्परेचर यहाँ का और यहाँ का, इन दोनों टेम्परेचर क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप बोल सकते TA इज इक्वल टू क्या होगा, TB होगा। समझ में आ रही है ये बात? ठीक है, तो आप बोल सकते TA TB में क्या एडिशन, दोनों सेम है। फिर अगर हम 20th प्रॉब्लम में चलें तो आपको बोल रहा वैसा PC/PA। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे था P0 V0, तो यहाँ पे कितना होगा बच्चों, यहाँ पे होगा P0 और 2V0। सही, तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर T0 है तो यहाँ पे कितना होगा, 2TB होगा। यहाँ पे TB है तो 2TB होगा, और यहाँ पे भी TB है, बिकॉज ये दोनों का टेम्परेचर सेम है आपके पास में। और अगर आप रेशियो निकालने जाएंगे PC/PA का, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में पेपर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।